जैसे कि आपको पहले ही पता है कि आपने बहुत बार बार हमसे रिक्वेस्ट किया है कि सर रोकड़ प्रवाह विवरण पर वीडियो बनाई जाए, तो रोकड़ प्रवाह विवरण की वीडियो रीडर्स चॉइस लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी की कक्षा 12 की ये बुक है और इसमें ये हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली सबसे अच्छी और मशहूर किताब है और इस बुक के जरिए ही हम आप लोगों को वीडियो दे रहे हैं। कहीं कहीं पर वीडियो में अगर कोई कन्फ्यूजन अगर आपको उत्पन्न होता है तो अपने कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करने के बारे में अगली प्लानिंग और अगली वीडियो में कुछ न कुछ सुधार जरूर कर दूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है जिसमें लिखा है निम्न सूचनाओं से कर एवं असामान्य मदों से पूर्व लाभ की गणना कीजिए। इसका मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा, यहाँ लिखा ना है असामान्य मद, असामान्य मद का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो इसका मतलब हुआ जो लाभ है वह कर से और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले का हमें प्रॉफिट पता लगाना होगा। तो इसके लिए आपको एक विशेष प्रकार के फॉर्मेट की ओर चलते हैं जहां पर इसको कैलकुलेट करने के लिए किताब में ही फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको फॉर्मेट कहीं से लिखना नहीं है। तो देखते हैं आखिर ये फॉर्मेट किस प्रकार से लिखा गया है और इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो को बीच में ब्रेक किया तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपकी समझ में आने का ही नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि कर और असामान्य मदों से पूर्व लाभ की गणना चिट्ठे में दिखाए गए संचय एवं आधिक्य के शीर्षक से आधिक्य के प्रारंभिक और अंतिम शेष के अंतर से की जा रही है, तो मदों को निम्न प्रकार से जोड़ा और घटाया जाएगा। यदि उन्हें लाभ हानि विवरण में दिखाया गया है तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को आप ध्यान से देखिए, अपनी कॉपी में इसको जरूर लिखेंगे इसी को देख करके, क्योंकि अगर आपने याद करने की कोशिश की तो आप थोड़ा सा मतलब पीछे हटने की कोशिश करेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो पहला चरण है उसमें सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन सबसे पहले स्टेप में यही करवाने के लिए कहा जाता है कि आप इसी की कैलकुलेशन कीजिए। इसमें सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। उसमें हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज है इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, भाई इसमें क्या भरा जाएगा। तो इसमें यही चीज़ आता है ऐसी घटनाओं से होने वाला नुकसान जो कि व्यापार की सामान्य परिस्थितियों में कभी होता नहीं है और ये नुकसान अचानक हो जाता है। जैसे गोदाम में आग लग गई, बहुत सारा माल नष्ट हो गया, फिर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया, तो क्लेम अगर दे दिया तो वो यहाँ लिख देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम बन जाएगा। जो नुकसान हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज बन जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऐसी घटनाओं से नुकसान जो कि व्यापार की सामान्य गतिविधियों में शामिल नहीं होता है, कभी होता नहीं है, परंतु अचानक वो घटना घट जाती है और नुकसान हो जाता है, तो यहाँ पर हम उस रकम को लिखेंगे और उस नुकसान की भरपाई के लिए अगर कोई क्लेम मिल गया तो उसको हम यहाँ लिखेंगे घटाने में। ये यहाँ पर 6 अमाउंट दिया है, इन 6 रकम को हम टोटल करके यहाँ लिखेंगे और इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिख देंगे। इसके बाद जो लेस करेंगे घटाने वाली रकमों को, तो 2 प्रकार की रकम यहाँ पर घटाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। पहला है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्रेडिटेड एज इनकम, जो इनकम टैक्स का पैसा वापस आएगा वो। दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, वही जो हमने बताया कि इसके नुकसान की भरपाई के लिए अगर कोई रकम मिल जाती है क्लेम दावे के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में, वो रकम यहाँ पर लिखेंगे। दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, फिर इसमें से इसको घटा के यहाँ हमारा आंसर आएगा जो कि हमारे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के नाम से जाना जाएगा। इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग
अब हम सवाल की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन में यही पूछा गया है और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जैसे कि अब हमारे सामने क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 9 से ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की शुरुआत है। यहाँ पर आरंभिक यानी कि सरप्लस है, ये आधिक का मतलब होता है सरप्लस, जो कि 25,000 रुपये है। आधिक के अंतिम है, ये क्लोजिंग है, यानी ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। ओपनिंग से क्लोजिंग जितना फालतू होगा यह प्रॉफिट। ये जो यहाँ आधिक शब्द होता है ये सरप्लस होता है, ये टैक्स के बाद का अमाउंट होता है, यानी इस सरप्लस में, इस प्रॉफिट में से टैक्स ऑलरेडी घटा हुआ है। तो जब हम इसकी शुरुआत करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नाम से इसको लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन इसका फॉर्मेट ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपके मौजूद है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हमें निकालना है। इसके लिए पार्टिकुलर्स रुपीज का कॉलम बनेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप 34,000 रुपये लिखेंगे। अभी 34,000 कहाँ से आया, तो 59,000 में से 25,000 यानी 59,000 में से 25,000 को घटा देंगे तो 34,000 रुपये बढ़ चुके हैं, यानी कि ओपनिंग से क्लोजिंग में जितना बढ़ा है उस रकम को यहाँ प्लस में लिखेंगे। प्लस का मतलब होता है, ये प्लस इसलिए बोला जाएगा, अगर माइनस का कोई अमाउंट होगा तो उसमें हम ब्रैकेट लगा देंगे। हालांकि ये प्लस का है तो इसको प्लस में लिखेंगे। अगर मान लो यही उल्टा हो जाए, ओपनिंग का यानी कि ये आरंभिक का जो हमारा सरप्लस है वो 59 हो जाए और ये 25, तो अब हम जब घटाएंगे तो ओपनिंग में से क्लोजिंग को घटाएंगे। फिर यहाँ पर हमारा प्रॉफिट नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर नेट लॉस लिखा जाएगा, यानी लॉस आएगा और वो लॉस 34,000 ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो अगला पॉइंट है इसका, अब तो इसको आपने जान लिया कि कहाँ से हमने कैसे लिखा है। इसके बाद जो फॉर्मेट में लिखवाया गया था, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, जनरल रिजर्व, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, डिविडेंड पेड, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने लिखा है। जैसे लाभांश दिया, डिविडेंड पेड, अंतरिम लाभांश का भुगतान 20,000, यहाँ 20,500 लिखा है, इसमें 500 रुपये फालतू है, इसको कैलकुलेशन में 500 रुपये से गड़बड़ी आ रही है, इसका मतलब ये 500 नहीं बल्कि ये 20,000 रुपया है। तो सबसे पहले हमने इंटरिम डिविडेंड 20,000 रुपये लिखा। प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000 रुपये, यहाँ पर आप देखेंगे वर्ष में कर का प्रावधान है 40,000 रुपये। हम उन्हीं 6 आइटम्स को ध्यान से यहाँ पर देखेंगे जिसको कि हमने फॉर्मेट में देखा था। हमने डिविडेंड भी देखा था वहाँ पर 20,000 रुपये का, तो हमने डिविडेंड भी लिख दिया 20,000 का, ये रहा, ये राइट लग गया। फिर हमने वहाँ पर अंतरिम लाभांश भी देखा था जो कि 20,000 है, इंटरिम डिविडेंड ये लिख दिया, इस पे भी राइट लग गया। इसके बाद संचय में हस्तांतरण है, यानी ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये भी 20,000 का है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व ये रहा 20,000, जिस पे हम राइट लगा रहे हैं उन सबको आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद है रहतिया की अग्नि से हानि 50,000, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज है, ये रहा 50,000 रुपये का नुकसान हो गया। बीमा कंपनी से दावे से प्राप्त राशि, ये हमारा जो बीमा कंपनी से दावा प्राप्त हो रहा है ये हमारा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, इसको हम लेस में इस्तेमाल करेंगे। अब हम आपको बता दें कि हम इस पर अब जो जोड़ने वाला चीज़ है यहाँ पर हमने जोड़ने का निशान लगा दिया और ये लिख दिया है मतलब कि, और यहाँ पर लेस लिख दिया है। तो इसका मतलब हुआ जुड़ने वाली रकमें ये हैं, इसमें एक रकम और है कर में प्रावधान, वर्ष में कर का प्रावधान है 40,000, तो प्रोविजन फॉर टैक्स ये रहा 40,000। और यहाँ पर वो जो 6 रकम बताई गई थी उसमें से 5 रकम यहाँ पर मैच कर रही है, उन 5 को क्रमशः हमने लिख दिया, टोटल 1,50,000 आ गया। इन दोनों को जोड़ के 1,84,000 आ गया। और अब इसमें से हम रिफंड ऑफ टैक्स यहाँ लिखा है, कर की वापसी, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो कि हमने बताया था बीमा कंपनी से जो है दावे में प्राप्त हुआ है 40,000 रुपये का, तो ये भी हमने लिख दिया। दोनों मिला के 43,250 रुपये घटाएंगे तो 1,40,750 रुपये आएगा। ये वही रकम आ जाएगी जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और इसकी रकम 1,40,750 है जो कि यहाँ पर ये आंसर के रूप में लिखा हुआ है। तो आप अपने क्वेश्चन को एक बार सरसरी नज़र से दोबारा देख लीजिए और इसके बाद फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़,
सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट आपको बताते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट अगर बनाएंगे इसमें हम किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे और किन चीज़ों को प्लस में लिखेंगे, किन चीज़ों को माइनस में लिखेंगे। क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसके बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी तभी आपका सही होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी झोल किया, कन्फ्यूजन पैदा किया तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी सही जवाब नहीं देगा। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा नेट प्रॉफिट या सरप्लस। इसको हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं या इसको सरप्लस के नाम से भी लिखा जाता है। इस रकम को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हम इसमें जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेज होते हैं नुकसान के रूप में, जैसे गुडविल है, गुडविल हमारा नुकसान है, जितना रुपया हम राइट ऑफ कर देंगे नगद नहीं होता है। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे जितने हम खर्चे रखेंगे वो नगद नहीं रखेंगे। जैसे गुडविल है, गुडविल को किताबों में कम कर दिया जाएगा लेकिन इसका पेमेंट हम किसी को नहीं देते हैं। ऐसे ही किताबों में ये काम भी होता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यह भी किसी को दिया नहीं जाता है। इसका पैसा भी फर्म में यानी कि कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल देते हैं लेकिन किसी को खर्चा देते नहीं है, ये नगद ही नहीं जाता किसी को। तो इस प्रकार के हम यहाँ पर उन्हीं खर्चों को लिखेंगे जो नगद नहीं होते हैं फिर भी कंपनी में खर्चे के नाम से जाने जाते हैं। डेप्रीसिएशन, ये भी हमारा नुकसान है लेकिन यह पैसा किसी को ना तो दिया जाता है ना ही कहीं पे दिखाया जाता है। मतलब दिखाते तो हैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेकिन यह नगद के तौर पर नहीं होता, इसको भी हम जोड़ते हैं। तमाम उन खर्चों को यहाँ जोड़ेंगे जो नगद नहीं होते हैं। ये डिविडेंड है, डिविडेंड का अनाउंसमेंट जब होता है तो यहाँ लिखा जाता है। इसी में ही आता है प्रपोज डिविडेंड, ये कभी कभी प्रपोज डिविडेंड के नाम से भी लिखा जाता है, इसको भी लिखते हैं। इसके बाद आता है डिविडेंड, 3 भागों में बटा हुआ है, एक डिविडेंड, एक प्रपोज डिविडेंड, एक इंटरिम डिविडेंड। इतनी सारी चीज़ों को आपको ध्यान से लिखना होगा। इंटरिम डिविडेंड हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी नगद नहीं है। जो प्रोविजन होता है प्रॉफिट एंड लॉस में से काट लेते हैं उसी को यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद आता है डिस्काउंट ऑन देखो ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, जितना रुपया कम हो जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे। प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेज रिटर्न ऑफ, ये जितना कम होगा प्रारंभिक व्यय, ये हो गया ख्याति अपलिखित हुई है, ये सामान्य संचय में ट्रांसफर हुआ रकम है, हस्तांतरित रकम, ये ह्रास है, ये लाभांश है, ये प्रस्तावित लाभांश है, अंतरिम लाभांश है, कर के लिए प्रावधान है, ये है छूट जो कि डिवेंचर या शेयर पर, जब डिवेंचर शेयर इशू करते हैं उस समय जो डिस्काउंट होता है, छूट होता है, वह राइट ऑफ होता है, जितना अपलिखित होता है वो रकम यहाँ डाली जाती है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, प्रारंभिक व्यय जो अपलिखित होता है उसको यहाँ लिखा जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो आइटम्स हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेज होते हैं वो ये सब रकम प्लस में लिखा जाएगा। प्लस में लिख करके इन सभी को यहाँ पर ले जाएंगे, इस प्रॉफिट में इसको जोड़ देंगे, जोड़ के यहाँ पर आएगा तो इस प्रॉफिट का नाम होगा प्रॉफिट बिफोर चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल यानी वर्किंग कैपिटल के चेंज होने से पहले का ये प्रॉफिट है, इस नाम से इसको दिखाएंगे। इसके बाद अब हम लिखेंगे चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी चल रही है अभी यानी संचालन से रोकड़ प्रवाह। चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, इसको आप ध्यान से समझेंगे तो अब यहाँ पर देखेंगे चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में लिखते क्या हैं। इसमें लिखते हैं इंक्रीज, ध्यान दीजिए क्या हम लिख रहे हैं, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट मतलब होता है करेंट एसेट्स जो बढ़ेगा। अभी आप बोलेंगे करेंट एसेट्स क्या होता है, तो अभी करेंट एसेट्स को, करेंट लायबिलिटी को मैं बता दूंगा क्या होता है और कौन कौन सी रकम करेंट एसेट्स में शामिल होंगी। इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, इसको हम लिखेंगे तो इसे हम माइनस में लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद आता है इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज,
करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज जो लिखेंगे तो इसको हम प्लस में लिखेंगे। देखो दोनों में क्या है डिफरेंस है, लाइबिलिटी तो सही चलती है लेकिन एसेट्स अपोजिट चलता है, यानी अगर लाइबिलिटी बढ़ती है करंट लाइबिलिटी से प्लस में लिखेंगे, अगर उसी जगह करंट एसेट्स बढ़ेगा उसे माइनस में लिखेंगे। अब इनका अपोजिट क्या होगा, करंट एसेट्स का अपोजिट क्या होगा, डिक्रीज, यानी कम होना, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अब ये कैसे कम होता है, जैसे पहले साल 2015 में 20,000 है, 2016 में 21,000 हो गया, तो 15 से 16 में जब बढ़ गया तो उसे हम इंक्रीज शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए 2020 में 20,000 है, 2021 में 19,000 है, तो यहाँ पर कम हो गया 21 में जाके, इसे हम डिक्रीज शब्द से संबोधित करेंगे। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इसको हम प्लस में लिखेंगे, इंक्रीज वाले को माइनस में तो डिक्रीज वाले को प्लस में। इसी प्रकार से इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी प्लस में होगी तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी माइनस में, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, यानी यह है चालू संपत्ति, चालू दायित्व, इसको माइनस में लिखेंगे। अब इसके बाद इनका जो टोटल है उस टोटल को यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम इसको और इसको जोड़ देंगे। अगर ये टोटल करके हम माइनस में आया तो इसमें से इसको घटाएंगे, अगर इसका टोटल करके यहाँ प्लस में आया तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे। अब ये जो जोड़ करके अमाउंट आया है इसमें से हमें टैक्स घटाना होगा, तो इस प्रॉफिट को हम लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, प्रॉफिट आफ्टर चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, और इसमें से हम घटाएंगे टैक्स। अब घटाएंगे टैक्स पेड लास्ट में, अब इसको माइनस करेंगे। अब यहाँ पर जो अमाउंट निकल का आएगा ये, इसका नाम होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसका नाम होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यही हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, और ये फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर हमने आपको एक एक करके इसके तमाम आइटम्स को दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आइटम्स को बहुत ध्यान से देख भी रहे हैं और इसको समझ भी रहे हैं, और इसी बेस पर यानी इसी पर आधारित हम आपको अभी ये बताना है हमें कि ये करंट एसेट्स क्या होती है जो यहाँ इस्तेमाल करेंगे, करंट लायबिलिटी क्या होता है जो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं करंट एसेट्स क्या होता है। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में वैसे तो कैश और बैंक भी आता है, हम लिख रहे हैं यहाँ पर करंट एसेट्स क्या होता है। कैश, बैंक, बिल्स रिसेबल, डेब्टर्स यानी डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेज, स्टॉक, एक्रूड इनकम, ये हमारी जो है करंट एसेट्स है। इसमें एक चीज़ और आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कभी कभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पर जैसे लिखा ना तो हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज के नाम से भी जाना जाता है। कभी आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए इसका नाम कभी कभी इस प्रकार से भी लिखा होता है। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही होता है जो 12 महीने के अंदर इसको बेच करके कैश कर लिया जाता है। ये हमारी करंट एसेट्स है। इसमें से हम इन दो चीज़ों का इस्तेमाल ध्यान देंगे, कैश और बैंक का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं करेंगे करंट एसेट्स के रूप में। सिर्फ 1 2 3 4 5 6 आइटम्स का इस्तेमाल करंट एसेट्स के रूप में, इंक्रीज डिक्रीज के रूप में यहाँ पर करेंगे। अब बात करेंगे करंट लायबिलिटीज़ के बारे में जिसका इस्तेमाल हम यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में करेंगे। तो सवाल है करंट लायबिलिटीज़ का। करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आता है उसको आप ध्यान से देखिए। करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले तो नंबर क्रेडिटर्स का आता है, ये क्रेडिटर्स हैं। दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का आता है जो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आपके लायबिलिटी में दिया होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के नाम से आउटस्टैंडिंग रिपेयर है, आउटस्टैंडिंग वेजेज है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, कुछ भी हो सकता है, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज ही लिख दिया बस। इसके बाद आता है बिल्स पेबल, इसके बाद आता है अनएक्रूड इनकम, ऐसी रकम जिसको कमाया नहीं है,
या यूं कहिए एडवांस इनकम, ऐसा भी लिखा हुआ आता है इसमें, कभी कभी एडवांस इनकम के नाम से भी इसको लिखा रहता है। इसको ये हमारे क्या है, ये हमारे करंट लायबिलिटीज हैं। इसी में ही अनक्लेम्ड डिविडेंड को ध्यान रखेंगे, अनक्लेम्ड डिविडेंड। इसके बाद आता है, इसका नाम कभी कभी अनपेड, कभी कभी किसी सवाल में अनपेड डिविडेंड के रूप में लिखा होता है। अब आप सोचेंगे कि हमने इतना सारा हिंदी में लिख दिया, आप तो समझते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, ये प्राप्य बिल है, ये रोकड़ है, ये बैंक है, और ये देनदार है, ये पूर्वदत्त व्यय है, ये स्टॉक है यानी स्कंध, ये उपार्जित आय है, ये अल्पकालीन विनियोग है, इसे बोलते हैं ना मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये होता है बाजार में बिकने वाली प्रतिभूतियाँ, विपणन प्रतिभूतियाँ। ये करंट लायबिलिटीज है जिसका इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लिखा है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी क्या है, तो करंट लायबिलिटी इन्हीं को लिख रहे हैं। यह है लेनदार, इन्हें इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय। ये बिल्स पेबल यानी देय बिल। यह है अनएक्रूड इनकम यानी कि अनुपार्जित आय या पूर्ववत प्राप्त आय या प्रदत्त आय। यह अनक्लेम डिविडेंड जिसे हम अयाचित लाभांश बोलते हैं, अनपेड डिविडेंड न मांगा गया लाभांश इसे बोलते हैं। कभी कभी लिखा हुआ आ जाता है सवाल के अंदर, तो हमें इसका ध्यान रखना होगा सवाल के अंदर कि भाई हमारी करंट एसेट्स क्या है, हमारी करंट लायबिलिटीज क्या है, इसी से ही हमारा सवाल बनेगा। इसमें दूसरी चीज़ें हैं शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज वे ज़्यादातर हम फाइनेंस में ही इस्तेमाल करते हैं, यहाँ बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो भुगतान फाइनेंशियल टाइप में किए जाते हैं उनको हम ज़्यादातर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ही इस्तेमाल करते हैं। तो मोस्टली हम करंट लायबिलिटी में इनका ही इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। तो चलिए इसी बेस पर आपको सवाल दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इसी बेस पर आधारित है और उसका क्वेश्चन आपको समझना है ध्यान से। तो अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन, आप देखेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आने वाला है और इसका स्टेप बाय स्टेप आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर सवाल में क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से पहले देखिए। इसमें लिखा है निम्नलिखित सूचनाओं से संचालन क्रियाओं द्वारा रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। आय विवरण का शेष यानी ये पहले का शेष है, ये अगली साल का है। ये ऐसे मान सकते 2020 का है, ये 2021 का है। तो यहाँ पर 2020 की अपेक्षा 2021 में ये बढ़ गया 25,000 रुपये। तो हम इसको उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाएंगे जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से फॉर्मेट को प्रेजेंट करेंगे। स्टार्टिंग में लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जैसे मैंने दिखाया था डिफरेंस इन सरप्लस यानी प्रॉफिट का जो अंतर है 25,000 का है, यानी पहले साल की अपेक्षा अगले साल 25,000 से बढ़ गया। इसके बाद हम गुडविल राइट ऑफ लिखेंगे। अब इसको यहाँ से ध्यान से देखते रहिए और कैसे कैसे ये रकम चेंज हो रही है इसको भी आपको ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका 25,000 रुपये प्रॉफिट का डिफरेंस यानी सरप्लस का आय का। इसके बाद सवाल में लिखा है अदत्त व्यय, ये करंट लायबिलिटी है, ये ख्याति है जो कि 1 लाख रुपए से 50,000। हमने अदत्त व्यय को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में जाएगा, यानी ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का परिवर्तन है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हम लेंगे सबसे पहले नॉन कैश एक्सपेंसेज, जैसे गुडविल है, डेप्रिसिएशन है, सामान्य संचय है, इनको लेंगे। तो सबसे पहले लेंगे गुडविल। गुडविल यहाँ देखेंगे 1 लाख से 50,000 हो गया, तो इसका मतलब है गुडविल राइट ऑफ हो गया, कम कर दिया, अपलिखित हो गया, ख्याति अपलिखित हो गई 50,000 रुपये से कम हो गया। तो यहाँ लिखेंगे, बढ़ जाएगा तो यहाँ नहीं लिखेंगे, फिर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यानी निवेश वाली प्रक्रिया में लिखेंगे। इसके बाद है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप देखेंगे ह्रास के लिए प्रावधान, तो अगर ह्रास के लिए प्रावधान है तो यहाँ 1.5 लाख है, यहाँ 1.75 है,
1,75,000। यहाँ पर इन्होंने कहा एक मशीन है इनके पास, यंत्र 1 लाख रुपए का। भाई इस यंत्र को इन्होंने 70,000 रुपये आज की डेट में पुस्तक मूल्य है। सोचो 1 लाख की चीज़ 70,000 की बता रहे हैं, इसका मतलब 30,000 का डेप्रीसिएशन कट चुका है। फिर इसको 90,000 में बेच दिया तो 70,000 की चीज़ 90 में बिकी तो 20,000 का फायदा हो गया। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस सवाल के मुताबिक आपको जो चीज़ें ध्यान से समझनी है वह हम सवाल में करके दिखाएंगे। उसको हमने वहाँ नहीं बताया जब हमने फॉर्मेट बनाया था, ताकि आपको यहाँ ये बात समझ में आए कि इसका इस्तेमाल करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि हम डेप्रीसिएशन लिख रहे हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 55,000 तो कहाँ से आया। सबसे पहले आप डेप्रीसिएशन देखेंगे 1,50,000। यह एक लाइबिलिटी का यानी दायित्व का आइटम है। तो दायित्व आइटम की जब शुरुआत करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, तो इसका खाता बनाएंगे, अकाउंट यानी इसका लेजर बनाएंगे। बाई बैलेंस BD, ये पिछले साल का बैलेंस होगा 1,50,000 रुपये ये वाला, और 1,75,000 को यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD के नाम से। जिस मशीन को हम यहाँ बेच रहे हैं 1,70,000 में, इसका डेप्रीसिएशन 30,000 ऑलरेडी कम हो गया है प्लांट के नाम से। तो प्लांट का डेप्रीसिएशन का मूल्य जो है डेप्रीसिएशन का 30,000 रुपये कम हुआ है, तो उस 30,000 को टू प्लांट के नाम से यहाँ लिखेंगे। इसका टोटल कर देंगे, करने के बाद इसको 1,50,000 को घटाएंगे। पहले इसका टोटल करेंगे 2,05,000 आएगा, इसमें से 1.5 लाख घटाएंगे तो 55,000 आएगा। इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखेंगे और ये टोटल दोनों तरफ लिख के बंद कर देंगे। अब ये जो 55,000 आया है, इसी 55,000 को यहाँ पर डेप्रीसिएशन के नाम से लिखा जाएगा। आपने इसको देख लिया ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये मशीन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती तो हम डेप्रीसिएशन का इन दोनों का जो डिफरेंस है 25,000 रुपये का जो डिफरेंस है, हम उसी को ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिख देते। अब इसमें अगला आइटम देखेंगे तो देनदार है। देनदार जो कि हमारी चालू संपत्ति है, इसका इस्तेमाल हम अभी नहीं करेंगे, इसको हम चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में करेंगे। इसके बाद आता है सामान्य संचय, जो कि 50,000 से 75,000 यानी 75,000, 50 से 75,000 हो गया है तो 75,000 रुपये 25,000 बढ़ गया है, तो जनरल रिजर्व 25,000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे, प्लस में रहेगा ये। इसके बाद है 1 लाख की जो यहाँ पर बताया गया यंत्र, जिसका मूल्य पुस्तक में मतलब बुक में 70,000 है, लेकिन इसको बेचा कितने में है 90,000 में, यानी 70,000 की चीज़ 90,000 में बेची गई है तो 20,000 का फायदा हो गया। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट या कोई भी एसेट्स अगर हम बेचेंगे और उसे बेचने पे फायदा होगा तो उसको हम यहाँ पर माइनस में लिखेंगे, अगर नुकसान होगा लॉस होगा तो उसको हम यहाँ प्लस में लिखेंगे। अब इन तीनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे, तो इन तीनों का टोटल 1,30,000 है, 20,000 घट जाएगा तो 1,10,000 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ करके 1,35,000 आएगा। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले का ये प्रॉफिट है। इसमें अब चेंज इन वर्किंग कैपिटल आखिर है क्या, तो चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल जो है उसमें करंट एसेट्स का बढ़ना और घटना और करंट लायबिलिटी का बढ़ना और घटना दिखाया जाता है। तो करंट लायबिलिटी ये है आदत्त व्यय, 25 से 15 हो गया, कम हो गया तो भाई डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपये। करंट लायबिलिटी में यानी कि चालू दायित्वों में कमी होगी तो माइनस में, बढ़ोतरी होगी तो प्लस में, यही नियम है जो कि हमने आपको फॉर्मेट में दिखा दिया था। इसके बाद करंट एसेट्स की अगर बात करते हैं, ये देनदार जो है करंट एसेट्स है। यहाँ पर करंट एसेट्स के बारे में जो बात हुई है, ये करंट एसेट्स 2 लाख से 1,75,000 हो गया। ध्यान से देखेंगे तो ये कम हो गया है। ये भी अगर कम हुआ है तो डिक्रीज इन डेटर्स लिखेंगे 25,000 रुपये, लेकिन क्योंकि करंट एसेट जो चालू दायित्व होता है उसका अपोजिट चालू संपत्ति होती है। अगर चालू दायित्व में अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है तो उसे हम प्लस में लिखेंगे, घटेगा तो माइनस में, लेकिन इसमें अगर घटेगा तो उसे हम प्लस में लिखेंगे चालू संपत्तियों में। ये 15,000 आ गया। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि 1,35,000 और ये 15,000 दोनों जोड़ करके मतलब जो इनका टोटल होगा वो 1,50,000 रुपये जो आएगा, इसी का नाम होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें आपने देख लिया इसको अच्छी तरह से। अब ये सवाल आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर ये है 10वां और आपकी स्क्रीन पर ये बन चुका है, और इसी प्रकार से हम क्वेश्चन लगातार आपके पास लाते रहेंगे। और आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और अपने सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है उसको आप हमें ज़रूर बताइए।
फिर लेकर आएंगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।